नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर राहुल गांधी के मानहानि का यह पूरा मामला है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि केस का यह पूरा मामला। मानहानि केस के मामले में अब 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने निजी कारणों से कोर्ट से समय मांगा, यानी कि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से कोर्ट से समय मांगा गया है राहुल गांधी के वकील की तरफ से। गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में केस दर्ज हुआ। जिला न्यायालय स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी पर मानहानि के आरोप में एमपी एमएलए न्यायालय में चल रहे एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मुकदमे में बुधवार को सुनवाई नहीं हो पाई। राहुल गांधी के अधिवक्ता के अस्वस्थ यानी अनहेल्दी होने पर हियरिंग टाल दी गई। मानहानि के आरोप में चल रहे मुकदमे में अब 16 दिसंबर को पेशी की तारीख तय की गई है और जिसमें परिवादी से जिरह विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल पर 5 साल पहले एमपी एमएलए न्यायालय में परिवाद दायर किया था, यानी मामले को दायर किया था। उनका आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ला और दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। उस समय 2 पार्टी कार्यकर्ता रामचंद्र दुबे और विनय कुमार भी बैठे थे और पूरे मामले में आज सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वकील वो अस्वस्थ थे, तबीयत उनकी खराब थी। आज माननीय राहुल गांधी जी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में लगा हुआ था। वादी मुकदमा विजय मिश्रा जो चेयरमैन थे पूर्व, उनसे जीरा होनी थी और वो माननीय न्यायालय में उपस्थित भी आए थे जीरा के लिए, परंतु विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा इलनेस प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसको कंसीडर करते हुए माननीय न्यायालय ने 16/12 तारीख नियत किया है। 16/12 को वादी मुकदमा विजय मिश्रा से जीरा होगी। तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। संबल मामले की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी गई है और याचिका के विथड्रॉ करने के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। एसआईटी सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई थी याचिका और जांच के लिए सरकार ने न्यायिक आयोग गठित किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक जांच के लिए सरकार ने न्यायिक आयोग पहले ही गठित किया है। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद याचिका दाखिल करने की छूट है। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया। तो संबल मामले की जांच को लेकर ये जो जनहित याचिका डाली गई थी वो खारिज कर दी गई। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शोएब, आज हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया और क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने, क्या कहते हुए कोर्ट की टिप्पणी क्या थी, ये याचिका खारिज क्यों की गई? देखिए, दरअसल इस पूरे मामले में जो याचिका दाखिल की गई थी वो रिटायर्ड न्यायमूर्ति से जांच कराने की मांग, साथ ही साथ सीबीआई जांच, इस तरह की तमाम जो डिमांड थी उसके तहत ये याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि इससे पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक न्यायिक जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया है और वही एक आधार रहा, जिसकी वजह से कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि जो डिमांड कर रहे हैं फिलहाल इस मुकदमे मामले में एक न्यायिक आयोग जांच कर रहा है और जब तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक किसी और जांच टीम का बनाने का कोई मकसद नहीं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अब याचिकाकर्ता को ये जरूर मौका दिया गया कि अगर वो चाहे तो अपनी याचिका विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि ये जरूर है कि आगे जब जो जांच कमेटी है जांच रिपोर्ट अपनी देगी, उसके बाद अगर आप चाहें तो याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसी आधार पर याचिकाकर्ता के तरफ से जो अपनी याचिका है वो वापस ले ली गई और उस आधार पर इसे खारिज कर दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि जिस डिमांड के लिए याचिका की गई थी तो फिलहाल उसकी जांच इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो याचिकाकर्ता की तरफ से डिमांड की गई थी वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने संबल के मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है और जब तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक इनको इंतजार करना पड़ेगा। रिपोर्ट के बाद अगर इन्हें लगता है तो ये याचिका कर सकते, इस तरह कोर्ट ने भी इनको कहा है। तो इस वजह से इस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। अब जो जांच आयोग काम कर रहा है संबल मामले में वो अपनी जब सरकार को रिपोर्ट देगा उसके बाद क्या स्थितियां बनती है ये बाद में तय होगा। लेकिन फिलहाल इस आधार पर जो याचिका करता है उन्होंने ये याचिका वापस ले ली और इसलिए ये याचिका खारिज कर दी गई।
शोएब, जिस तरीके से न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद भाई याचिका तो पहले ही न्यायिक जांच की मतलब तैयार कर दिया गया है, सब कुछ चल रहा है, यानी कि हाईकोर्ट भी किसी अलग तरह की याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकता है जब तक कि चूंकि सरकार का भी पूर्णतः इसमें इंटरफेरेंस है और सब तरह के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो यानी कि हाईकोर्ट भी इसी इंतजार में है कि पहले सरकार की तरफ से जो पहल की गई है वो रिपोर्ट एक बार आ जाए, फिर उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। अगर कोई संतुष्ट नहीं है उसके बाद तो फिर उसके पास ऑप्शन बचता ही है ना याचिका दायर करने की। देखिए, कहा यही जा सकता है क्योंकि जब याचिका की गई थी तब तक ऐसा लगा था कि अभी न्यायिक जांच नहीं बनाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच कमेटी बना दी और उसका गठन करने के बाद वो काम भी करने लगी, उसने अपनी जांच शुरू भी कर दी। ऐसे में फिर इसी मामले पर कोर्ट अभी कोई दखल नहीं देना चाहता और इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल जो जांच कमेटी है, जो न्यायिक आयोग काम कर रहा है, उसकी रिपोर्ट तक फिलहाल अब इंतजार किया जाएगा और उसके बाद अगर याचिकाकर्ता को लगता है कि उसमें कहीं कुछ खामी है तो फिर वो याचिका कर सकता है और उसके बाद इस मामले में जांच या कोई और कोर्ट फैसला कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो डिमांड थी वो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी न्यायिक जांच कमेटी बना दी है जो अपना काम भी कर रही है। तो अब फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया उस दिनों तक इंतजार रहेगी और इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस भी ले ली है। अब फिलहाल न्यायिक आयोग की जांच के बाद जो याचिका करता है वो आगे क्या उनका स्टैंड होगा, इसका इंतजार करना पड़ेगा। तो याचिकाकर्ता के विड्रॉ करने के बाद इस पूरे मामले को इसको चूंकि अब खारिज कर दिया गया है, तो याचिकाकर्ता की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पूरे मामले में आया शोएब? देखिए, फिलहाल उनकी तरफ से इसी आधार पर इसको विड्रॉ कर लिया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑलरेडी जो कमेटी है जांच की न्यायिक आयोग की वो बना दी है और वो अपना काम कर रही है। जब तक वो जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा। यानी हाईकोर्ट ने पूर्णतया जब तक कि आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती किसी भी मामले में किसी भी याचिका पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। बिल्कुल इस तरह की प्रेयर पर उसने मना कर दिया जिसमें इसी तरह की डिमांड है, जिसमें जांच की मांग की गई थी, न्यायिक आयोग से जांच कराने की मांग की गई थी, तो उस तरह की याचिका पर एक तरह से फिलहाल कोर्ट ने अभी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। ठीक है शोएब, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो याचिकाकर्ता की याचिका विड्रॉ करने की वजह से इस मामले को खारिज कर दिया गया है और यह कहते हुए कि आयोग की पहले रिपोर्ट एक बार आ जाए उसके बाद इस पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना या इंटरफेयर करना वो ठीक रहेगा। लेकिन एक बार पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आयोग को गठित किया गया है इस पूरे मामले में, एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाए उसके आधार पर टिप्पणी करना या हस्तक्षेप करना फिर वो थोड़ा सरल हो जाएगा और इसीलिए याचिका जो है वो खारिज कर दी हाईकोर्ट ने। तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। अगली खबर भी प्रयागराज से है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले प्रयागराज पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय हॉस्पिटल खोया पाया केंद्र का उद्घाटन कर सकते हैं। प्रयागराज में निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुंभ की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री फिर से वो प्रयागराज पहुंचेंगे। केंद्रीय हॉस्पिटल यानी और खोया पाया केंद्र का उद्घाटन कर सकते हैं। खोया पाया यानी कि जब किसी का कोई सामान या वस्तु खो जाती है तो फिर उसको खोजने के बाद फिर एक पर्टिकुलर स्पेस पर उसको लाया जाता है जहां से कोई आदमी जाकर अगर वो चीज मिली है तो वो कलेक्ट कर सकता है। तो उस केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब में लगातार बने हुए हैं। शोएब, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री एक बार फिर से प्रयागराज पहुंच सकते हैं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है और दोबारा मुख्यमंत्री का प्रयागराज पहुंचना ये क्या दिखाता है शोएब? देखिए, 7 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संगम नगरी का प्रस्तावित दौरा है। दरअसल इस दौरे के दौरान न सिर्फ वो यहाँ की जो कुंभ को लेकर के कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण करेंगे, साथ ही साथ जो खोया पाया केंद्र है उसका विधिवत उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ जो भौतिकी सत्यापन के लिए कुछ जगहों का निरीक्षण करने भी जाएंगे और इसके अलावा 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रस्तावित प्रयागराज दौरा है उसको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उसकी तैयारियों को लेकर के बैठक करेंगे। तो कह सकते हैं कि उस दिन न सिर्फ क्योंकि दिसंबर महीना शुरू हो चुका है, जो कुंभ को लेकर के डेडलाइन है वो इस महीने पूरी होगी, इस बीच में ज्यादातर कामों को पूरा करना है। तो उसको लेकर के अधिकारियों के साथ न सिर्फ बैठक करेंगे बल्कि भौतिक निरीक्षण करके उसके सत्यापन भी करेंगे, उसको देखेंगे भी कि कितना काम हो चुका है।
और साथ ही साथ जो कुछ योजनाएं जो पूरी हो चुकी है उसका उद्घाटन भी करेंगे। उसके साथ साथ संगम केंद्र एक बड़ा रोल अदा करता है खोया पाया केंद्र। इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं उनमें से वो लोग आपस में बिछड़ भी जाते हैं। ऐसे में ये खोया पाया केंद्र इसमें बहुत मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो उसके लेकर के भी उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा जो तैयारियां है उसका जायजा लेने के साथ साथ प्रधानमंत्री का जो प्रस्तावित 13 तारीख का कार्यक्रम है उसको लेकर के भी बैठक करेंगे। तो यानी कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले किसी भी प्रकार का जो एक पूरा टारगेट है मुख्यमंत्री का तैयारियों का, वो तैयारी किसी भी हाल में मुख्यमंत्री को कंप्लीट चाहिए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार बैक टू बैक प्रयाग पहुंच रहे हैं। न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि और बाकी जो योगी सरकार में मंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और एक बार अब फिर मुख्यमंत्री का ये दौरा ये बताता है कि प्रधानमंत्री के आने से पहले सभी कामों की जायजा लेना और उनको पूर्णतया डेडलाइन के पहले करवाना, ये मुख्यमंत्री की प्राथमिकता इस वक्त हो चुकी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर यही वजह है कि मुख्यमंत्री इससे पहले भी आ चुके हैं, अब फिर वो आ रहे हैं और अब जो कार्य अपने अंतिम स्टेज में है उसको न सिर्फ निरीक्षण करेंगे बल्कि अधिकारियों के साथ मंथन भी करेंगे, मंत्रणा भी करेंगे। कौन से काम बचे हुए हैं, किन कामों को कब तक पूरा करना है, जो समय सीमा है उसे किस तरह से इस काम को पूरा किया जाए, इनको लेकर के वो पूरी तरीके से अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम है 13 तारीख को, क्योंकि ऐसा जो कार्यक्रम की रूपरेखा उसमें कहा गया है कि 13 तारीख को बाकायदा विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद एक तरह से कुंभ जो महाकुंभ 2025 है उसकी घोषणा हो जाएगी। और इसी वजह से उस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ संगम नगरी आ रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक करके उस कार्यक्रम की तैयारी को भी पूरा करेंगे। ठीक है शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। केंद्रीय हॉस्पिटल खोया पाया केंद्र का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले यानी संभावित उनके दौरे से पहले मुख्यमंत्री सभी कार्यों का जायजा वो खुद लेंगे और वहां पर अधिकारियों को वो संबोधित भी करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कहा जाता है कि सबक एक को लेकिन सीख हम सबको। आपको याद है वो झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की वो घटना इतनी बेभत्स और भयानक थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो उससे सीख लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल सीख नहीं रहे। आपको बता दें कि रुदौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रशासन ने उस घटना से सबक बिल्कुल नहीं लिया। अयोध्या की रुदौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग बुझाने के लिए उपकरणों और पानी की भारी कमी। रुदौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी खबर को इंडिया वॉइस ने 22 नवंबर को बड़ी ही प्रमुखता से चलाया था, जिससे अस्पताल प्रशासन की कुंभकर्ण वाली जो नींद है वो टूटी थी और उसके बाद केंद्र में आग बुझाने के उपकरणों को लगाया गया। ये रिपोर्ट सीएससी रुदौली पे इंडिया वाइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है कि 22 नवंबर को इंडिया वाइस ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी कि यहाँ पे आग बुझाने को कोई इंतजाम नहीं थे, जिसको लेकर के जो है यहाँ पे जब खबर चली उसके बाद यहाँ पे आज बड़ा असर देखने को मिला है। और यहाँ पे जो लखनऊ से मैकेनिकल आए हुए हैं यहाँ पे ठीक करने पे लगे हुए हैं, जो अलार्म खराब था उसको भी ठीक कर रहे हैं, तो जो पानी की टंकियां खाली थी उसमें पानी की एक बूंद नहीं थी उसको भी यहाँ पे मैं यहाँ पे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए कि जहाँ पे खराब पड़े हुए यंत्र थे आग बुझाने वाले उपकरण। लेकिन जब इंडिया वॉइस ने खबर चलाई है 22 नवंबर को, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है एक्शन में आए हैं और यहाँ के जो खराब पड़े अलार्म थे उसको यहाँ पे ठीक किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये उपकरण खराब पड़े थे इसको यहाँ पे ठीक किया गया है। और भी आगे देख सकते हैं कि ये जो उपकरण थे ये खराब पड़े हुए थे, लेकिन इसको जो तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी निकलते हुए देखा जा रहा है। तो इस तरीके से जो खराब पड़े थे उन उपकरणों को यहाँ पे ठीक कर दिया गया और असर देखने को मिल रहा है। ये पाइप जो है अभी तक की नहीं चल रहे थे और टंकी अब खाली हुई थी, 100 पीस में टंकी लगी हुई थी। और यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनसे भी यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसकी खबर का बड़ा असर देखने को मिला है कि 22 नवंबर को सीएससी रुदौली पे एक खबर चलाई गई थी कि आग बुझाने के जो उपकरण यहाँ पे खराब पड़े हुए थे, पानी की टंकियों पानी नहीं था। तो ये यहाँ पे जब खबर चली उसके बाद यहाँ पे पानी की टंकी भी बन गई है और पानी भी आना शुरू हो गया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मदन मनवाल अधीक्षक हैं, उनसे बात करके क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जब इंडिया वाइस की खबर चली गई उसके बाद यहाँ पे असर देखने को। जी, ऐसा हुआ कि जो है खबर चलने के बाद जो है हमारे यहाँ लोग आए, युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है और पिछले 3-4 दिन से चल रहा है, जो 1-2 दिन में पूरा बढ़िया कंप्लीट हो जाएगा। और कार्यदायी संस्था मॉक ड्रिल कराकर हम लोगों को ट्रेनिंंग देकर 1-2 दिन में तभी यहाँ से जाएगी। ये हमारे साथ डॉक्टर मदन मनवाल थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब खबर चली उसके बाद यहाँ पे युद्ध स्तर पे काम शुरू हो गया है और इसको मार्क डील करके जो है हैंड ओवर लिया जाएगा। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस अयोध्या। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ठीक करने का कार्य यहाँ पे शुरू हो गया है
और अभी तक की ये काफी लगभग 7 की 8 सालों से ये खराब पड़ा हुआ था। इस खबर को जब प्रमुखता से दिखाई है उसके बाद यहाँ पे काम होना शुरू हो गया है। जिस तरीके से जो है झांसी में देखने को मिला था कि अग्निकांड से जो कई बच्चे झुलस कर मौत हो गई थी, उसी के बाद जो है इंडिया वाइज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और CSC टटोली सहित जो है अयोध्या के तमाम ऐसे जो अस्पताल हैं उन पे भी ये कार्य शुरू हो गया है और यहाँ पे बड़ा असर देखने को। यहाँ पे जो मैकेनिक है उनसे हम बात करते हैं, क्या दिक्कतें थी यहाँ पे? जो सर पहले से बंद पड़ा था सर, अब इसको चालू किया गया सर इसमें जी। तो सारी चीज चालू है, अलार्म भी खराब थे जी, अलार्म भी खराब था, फायर ब्रिगेड भी खराब था सर। सही हो गया, हाँ सर, अलार्म भी थोड़ा काम है उसमें, बाकी हाइडेंट चालू हो गया सर। पानी आने आना शुरू। जी सर। क्या नाम है आपका? श्यामू सर। कहाँ से आए? लखनऊ से सर। यहाँ पे जो मैकेनिक श्यामू है लखनऊ से आए हुए हैं, उनका यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो खराब पड़े हुए थे उसको यहाँ पे दुरुस्त कर दिया गया है, पानी के जो सप्लाई थी वो आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से जो है इंडिया वाइज की खबर में जिस तरीके से प्रमुखता से दिखाया है उसका यहाँ पे असर भी देखने को मिला है। ये टंकी भी देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाए कि आप देख सकते हैं कि ये टंकी है वही जहाँ पे पानी की एक बूंद नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे जो है पानी भी भरा गया है और जो ये प्रेशर खराब मशीनें थी ये सब ठीक कर दिया गया, ये सब भी खराब पड़े हुए थे तो इसको भी ठीक कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इंडिया वाइज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज, अयोध्या। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आगरा में सनातन चेतना मंच की ओर से बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सनातन चेतना मंच की जनसभा में जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने कहा कि 1971 में जब बांग्लादेश से पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी, लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदू संतों और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बांग्लादेश सरकार द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। भारत सरकार बांग्लादेश के लिए कड़ा रुख अपनाए। हमारे संवाददाता जिशान अहमद ने मंजू भदौरिया से विस्तृत यानी लंबी चौड़ी बातचीत की, एक बार आपको सुनवाते हैं। रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर आज आगरा में एक विशाल महासभा का आयोजन किया गया है। आप साफ तौर से देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंदू संगठन में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस आयोजन में शामिल हुए हैं और इनकी तमाम तरीके की मांग है। हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया है, इनसे बात कर लेते हैं। मैम, आज बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक हिंदुओं के समर्थन में लोग जुटे हैं, मांग है? एक्चुअली आज सनातन चेतना मंच आगरा जीआईसी मैदान में आज हमारे के तरफ से एक आवाज उठाई जा रही है। बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनका जो शोषण किया जा रहा है, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, जिससे हमारी सरकार और विश्व के भी जो निराधार संगठन है वो आगे आकर हमारे जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उनका रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, जो घटनाएं का अधिकार प्रदान कराने में और आगे आए। ये हम सबसे आह्वान किया जा रहा है आज इस मंच के माध्यम से। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन भी यहाँ पर मौजूद है। सरकार से किस तरीके की मांग है? एक्चुअली सरकार, हमारी केंद्र सरकार से लोगों को यही अपेक्षा है, मांग है कि जो हमारे आप देखिए 1971 के समय जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराने में हमारे भारत ने उसको मदद की थी, उस टाइम भी उसको जुल्म ढाए जा रहे थे, उस टाइम हमारे भारत ने मदद की थी। इस बार एक बार फिर से हम सबको आगे आना चाहिए। हमारे अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उसके लिए केंद्र सरकार आगे आकर उनको रक्षा करे और इस तरह के। देखिए, ये जिला पंचायत की अध्यक्ष मंजू भदौरिया हमारे साथ ही, इनका साफ तौर से कहना है जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, इसी को लेकर एक आगरा के जीआईसी ग्राउंड में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल रहे। अपने सहयोगी उमर के साथ जिशान आगरा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां NH 58 हाईवे पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखने को मिला। आपको बता दें कि एरा के लिए निकल रहे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। कल वहां पंचायत के बाद दिल्ली कूच का फैसला किया गया। NH 58 हाईवे पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प देखने को।
गुजरात के बाद दिल्ली कूच का फैसला किया गया था और NH-58 पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और प्रशासन के बीच में झड़प देखने को मिली। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और प्रशासन के बीच में झड़प हल्की फुल्की देखने को मिली। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर है, जहां पर राठ कस्बे में स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संत स्वामी ब्रह्मानंद के 130वें जन्मोत्सव पर समारोह का आयोजन किया गया। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी ब्रह्मानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो डिप्टी सीएम ने स्वामी ब्रह्मानंद जी का 130वां जन्मोत्सव समारोह था, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश माफ करिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर उनका स्वागत किया। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर यूपी के कौशांबी के मंझनपुर से है, जहां एक निजी अस्पताल वालों ने पैसा कमाने के चक्कर में मरीज की हालत नाजुक कह लीजिए या खराब कह लीजिए वो कर दी। मरीज को डेंगू का डर दिखाकर नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने का यह पूरा मामला है और जिसके बाद मरीज को गंभीर स्थिति में प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज कृपा शंकर अलवारा का रहने वाला है और पेशे से अधिवक्ता है। कृपा शंकर को पिछले दिनों बुखार की शिकायत हुई, जिसके बाद कृपा शंकर मंझनपुर के आकांक्षा हॉस्पिटल में खून की जांच उन्होंने करवाई। जांच रिपोर्ट में कृपा शंकर को डेंगू की शिकायत पाई गई, जिसके बाद प्लेटलेट्स कम होने की बात कहकर जल्दी से जल्दी अस्पताल में भर्ती करवा लिया गया। आरोप यह है कि मरीज को अस्पताल में प्रशासन और डॉक्टरों ने सोची समझी साजिश के तहत नकली प्लेटलेट्स चढ़ाई और जिससे कृपा शंकर की स्थिति जो है तबीयत वो गंभीर हो गई और वो बीमार पड़ गए। मरीज के परिवार वालों ने नाजुक हालत में आकांक्षा अस्पताल से उन्हें निकालकर प्रयागराज के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। परिवार के मुताबिक उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। पीड़ित परिवारजनों ने जिलाधिकारी मधुसूदन होलगी को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पहले तो टीम गठित कर दिया है हम लोगों ने, अभी एसडीएम साहब को बोल भी दिया है, उसमें एडिशनल सीएमओ को भी रखेंगे, साथ में जाके चेक करवाएंगे कि एक्चुअल में वहाँ पे डॉक्टर्स है क्या नहीं, डॉक्टर रजिस्टर्ड है क्या नहीं, स्टाफ नर्स है क्या नहीं और उनका रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है क्या नहीं, ये सारा चेक करेंगे। उसके क्रम में पेशेंट को कोई भी ऐसे इश्यूज आया है तो उसको शिफ्ट भी करा के हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इलाज भी करवाएंगे। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे लोग अनावश्यक रूप से रिपोर्ट ऐसे फर्जी लगा देते हैं जिससे हड़कंप मच जाती है, परिवारों में डर बना रहता है कि डेंगू की चक्कर है। लेकिन हम लोग इस पे ध्यान देंगे, अब से ऐसे कोई शिकायत आती है या उसके बिना शिकायत के भी हम लोग पुनः सारे हमारे हॉस्पिटल्स की जांच करवाएंगे, सबके रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करवाएंगे और डॉक्टर्स की उपस्थिति और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक करेंगे ताकि इस तरह की सिचुएशन ना आए और हमारे आम जनमानस को किसी भी तरह का किसी परेशानी ना हो। तो वहीं झांसी के लुहारी टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी देखने को मिली है। आपको बता दें कि दबंग की दबंगई नेशनल हाईवे पर भी कम नहीं हुई। झांसी खजुराहो पर चलती बस में खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां बस में सवार एक युवक ने कंडक्टर को सवारियों के सामने ही गाली गलौज देना शुरू कर दिया। युवक ने चलती हुई बस को बीच हाईवे पर रोककर बस के कंडक्टर के गाल पर थप्पड़ों की बौछार कर दी, मानो जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो और लोग उसका आनंद ले रहे हों। और इस बीच किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवक द्वारा कंडक्टर को गंदी गंदी गालियां देते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि हम आपको सुना तो नहीं सकते। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।